कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सचिव ने छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया सीधा संवाद। बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और बढ़ने पर दिया जोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कृषि सहायकों को अब सरकार से बड़ी राहत मिली है। बता दें, बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, कृषि सहायकों को अब सरकार से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से उनकी मांग थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और अब कृषि मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर शासनादेश जारी हुआ है। इसके तहत कृषि सहायकों का मानदेय पहले 8,300 था, जिसे बढ़ाकर 12,391 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के लिए सीधा लाभ लेकर आएगी। बता दें, ये कर्मचारी किसानों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं मानदेय बढ़ाने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। इस कदम से कृषि सहायकों का काम और उत्साह दोनों बढ़ेंगे और किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलेगा। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि कृषि सहायकों को अब सरकार से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से उनकी मांग थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। इसके तहत कृषि सहायकों का मानदेय पहले 8,300 था, जिसे बढ़ाकर 12,391 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी नए पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के लिए सीधा लाभ लेकर आएगी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 और 22 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। बता दें, पुलिस प्रशासन को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें हरिद्वार और देहरादून जिले की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान और वीआईपी मूवमेंट की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में साफ कहा गया कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। अब बात करते हैं अमित शाह के पूरे कार्यक्रम की। तो बता दें कि 21 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे। बता दें, उत्तराखंड पहुंचने के बाद वे सबसे पहले ऋषिकेश जाएंगे, जहां गीता भवन में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी विशेषांक का विमोचन करेंगे। यह कार्यक्रम धार्मिक और साहित्यिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे, जहां वे पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। जिसके बाद 22 जनवरी को अमित शाह का कार्यक्रम हरिद्वार में रहेगा। वे सुबह हरिद्वार स्थित गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचेंगे, जहां अखंड ज्योति पत्रिका के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर बैरागी कैंप में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत समाज के लोग और देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एमबीबीएस 2025 बैच के 2 जूनियर छात्रों के साथ 2023 और 2024 बैच के सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग की गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल 9 सीनियर छात्रों को दोषी पाया और उन्हें निष्कासित कर दिया है। इनमें से 2 छात्रों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि 7 छात्रों को 1 महीने के लिए कॉलेज से और 3 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित किया गया है।
इस पूरे मामले पर दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने साफ कहा कि कॉलेज पूरी तरह रैगिंग मुक्त और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही सभी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि रैगिंग को रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन लगातार काम करता है और पूरे कैंपस में एंटी रैगिंग पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं शिक्षण संस्थानों ने रैगिंग जैसी घटनाएं अनुशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। रैगिंग फिल्म तो निषेध है। जैसे ही मेरे पास ये प्रकरण आया तो तुरंत ही इसको जांच कमेटी को, एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया और जो भी रिकमेंडेशन कमेटी की आएंगी तो वो रिकमेंडेशन फॉलो करनी चाहिए और आई एम श्योर दैट स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के किच्छा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बहेड़ के छोटे बेटे और रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के पार्षद सौरभ राज बहेड़ पर रविवार शाम हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र की है। जब सौरभ राज बहेड़ पुलिस चौकी की ओर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और लाठियों व लोहे की रॉड से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सौरभ राज बहेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालात को देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस मामले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बयान देते हुए कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रही है। किसी भी प्रकार से इस तरीके का अगर हमारे बच्चों के साथ कोई भी मामला सामने आता है तो सरकार इसमें कहीं भी नम्रता नहीं बरतती है और कठोर से कठोर कार्यवाही करी जाएगी इसके ऊपर भी, क्योंकि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमारे जो नौनिहाल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा है, उनके ऊपर इस तरीके का कुकृत्य करने वाले अपराधी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां नगर निगम हरिद्वार ने अपनी आय बढ़ाने और सालों से हो रहे राजस्व नुकसान पर रोक लगाने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। नगर निगम ने अपनी संपत्तियों का रिव्यू शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत रेलवे स्टेशन क्षेत्र के से स्थित 100 से ज्यादा कमरे वाले एक बड़े होटल से की है। जांच में सामने आया है कि इतनी कीमती और व्यावसायिक लोकेशन पर स्थित होने के बावजूद इस होटल से नगर निगम को सालाना सिर्फ 47,000 रुपए का किराया मिल रहा था, जिससे निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। वहीं रिव्यू के बाद सर्किल रेट के आधार पर होटल के किराए का दोबारा निर्धारण किया गया और अब संबंधित होटल को हर महीने 4 से 6 लाख रुपए तक का किराया नगर निगम को जमा कराना होगा। इस मामले पर नगर आयुक्त हरिद्वार नंदन कुमार ने साफ कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर निगम की सभी संपत्तियों की चरणबद्ध समीक्षा भी की जा रही है। फिलहाल नगर निगम की इस कार्रवाई को हरिद्वार में बड़ी प्रशासनिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। शासनादेश आता रहता है, जिसके क्रम में हमें जो निगम की प्रॉपर्टीज हैं, जहाँ पे दुकानें हैं या अन्य कुछ होटल्स हैं, उस पे हम लोग समय समय पे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग किराए का जो होता है निर्धारण वो करते हैं। अभी जो रिसेंट शासनादेश है उसके अनुसार ही हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। सर्कुलेटर मार्केट के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना है। तो उसमें हम लोग ये कमेटी भी बनाई है और जिसमें कि हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। कुछ ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे कि बहुत कम किराया लिया जा रहा था, तो उसको हम लोगों ने रिन्यू करा है और उससे निगम की जो आय है उसमें काफी वृद्धि। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां देहरादून से शिक्षा से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सोमवार को नूनर खेड़ा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पहुंचकर शिक्षा की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हर बच्चा खास होता है और हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। जरूरत है
तो बस उस प्रतिभा को पहुंचाने और उसे आगे बढ़ाने की। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों की रुचि और क्षमता को समझते हुए उनका मार्गदर्शन करें। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि शिक्षा की बात कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए और इसके तहत उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे लोगों से बच्चों की बात कराई जाए। बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव रविनाथ रमन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सुमुकुल सतीश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा की बात कार्यक्रम में भाग लेने की भी बात कही। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। पौड़ी गढ़वाल जिले से रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने पौड़ी कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता और सत्ता संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। सुरभि द्विवेदी ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही जांच संदेह के घेरे में रही है। पीड़िता के माता पिता की शिकायत को नजरअंदाज कर एक तीसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच आगे बढ़ाई गई, जिससे यह आशंका पैदा होती है और परिवार की आवाज दबाने की कोशिश हुई है। उन्होंने उस रिजॉर्ट को लेकर भी सवाल उठाए हैं जहां अंकिता कार्यरत थी और कहा कि घटना के तुरंत बाद उसके कैमरे को सरकारी एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया, जिससे अवैध निर्माण हटाने का भी नाम दिया गया। लेकिन यह कदम महत्वपूर्ण साक्ष्य मिटाने जैसे प्रतीत होता है। सुरभि द्विवेदी ने कहा कि यदि सरकार की मंशा सही होती तो पहले फॉरेंसिक और न्यायिक जांच आती। बिना जांच के संरचना को हटाना कई सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उठना पड़ता है। इस मुद्दे को धामी जी एक राजनीतिकरण देना चाहते हैं, बातों को गोल गोल घुमा के इसका समय खींच के ये जो मामला है इसको ठंडे बस्ते में डाल के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, प्रदेश की भोली वाली जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं होने। अंकिता भंडारी और ऐसे कई मामले जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होते हैं, उसका आधार जो है वो गवर्नमेंट की सोच से भी बनता है। अगर गवर्नमेंट की ये सोच हो कि ये सब होगा तो वो होने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज नीचे जाता है। ये मोटिवेशन आता है जब आप रेपिस्ट को बेल दिलवाते हैं, रेपिस्ट को बाहर निकलने के बाद उनके गले में हार पहनाते हैं। कठुआ रेप में देखने मिला था कि उन लोगों ने उनके लिए रैलियां निकाली। यहाँ पर आपके एक्स सीएम तीरथ जी कहते हैं कि लड़कियों को उनके कपड़ों के बेसिस पे उनका कैरेक्टर जांचना चाहिए। एक मिनिस्टर के पति बोलते हैं 25,000 रुपए में लड़कियां मिलती हैं, और ऐसे कई मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जाम्पल दिए। कुलदीप सिंगार देख लीजिए, ब्रिजभूषण सिंह का केस देख लीजिए। तो ये सब चीजों से कहीं ना कहीं अब हमें ऋषिकेश से इस वक्त बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां यमुकेश्वर ब्लॉक से रिपोर्ट के मुताबिक ऋषिकेश और हरिद्वार मार्ग के बीच बनी नदी की मोटर पुल का निर्माण अब सप्ताह भर बाद शुरू होने वाला है। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल को 1.5 साल में पूरा किया जाएगा। बरसात में बीन नदी में उफान के चलते प्रभावित होने वाले यमुकेश्वर के 24 गांव और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग से आवाजाही करने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पुल करीब 150 मीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा होगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर से गुजरने वाले इस मार्ग पर पुल निर्माण को लेकर कई अड़चनें आ रही थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की डुग्गा डिवीजन ने केंद्रीय और राज्य वन्यजीव बोर्ड से अनुमति ले ली है। बता दें, इन सभी अड़चनों को पार कर निर्माण की राह साफ कर दी गई है। इस मोटर पुल के बनने के बाद बरसात में बंद होने वाला बैराज
चीला हरिद्वार मार्ग पूरे साल सुचारू रूप से चलेगा। वहीं श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को भी नीलकंठ से हरिद्वार आवागमन में सुविधा मिलेगी। बता दें, पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, आइए सुनते हैं। इसमें सभी प्रकार की हमारी जो डीपीआर की कार्रवाई थी, टेंडर की कार्रवाई, सब कुछ फाइनल हो चुकी है और विद इन अ वीक अब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। रोमांचक खबर सामने आ रही है, जहां पौराणिक माघ मेला 2026 जिससे बड़ा हाटा का थोलू महोत्सव भी कहा जाता है के अवसर पर इस साल मां गंगा की पावन धारा में वाटर स्पोर्ट्स का भव्य आयोजन किया जा रहा है। बता दें, जोशियाड़ा झील में 16 से 21 जनवरी तक चलने वाले इस आयोजन ने माघ मेला की पारंपरिक आस्था के साथ साहसिक खेलों का नया और आकर्षक स्वरूप पेश किया है। बता दें, उत्तरकाशी पर्यटन विभाग और जिला पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव में रिवर राफ्टिंग, कायाकिंग और अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों के माध्यम से युवाओं और पर्यटकों को रोमांच, साहस और आनंद का अनूठा अनुभव मिल रहा है। इस आयोजन ने उत्तरकाशी को ऑल सीजन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा है। बता दें, मां गंगा की पवित्र धारा में आयोजित इन खेलों से न केवल स्थानीय युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि यह उत्तरकाशी की सांस्कृतिक पहचान को भी सशक्त करता है। हालांकि तंबाखानी से झील में कूड़ा आने की समस्या भी है, जिससे प्रतिभागियों को थोड़ी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद यह आयोजन उत्तरकाशी के शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा देने और राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर इसे एक नए रूप में पहचान दिलाने का काम कर रहा है। देहरादून देवभूमि से बड़ी खबर आ रही है। हर साल 12 साल बाद होने वाली नंदा राजजात यात्रा इस बार स्थगित कर दी गई है और भाजपा सरकार इसे करवाने में विफल साबित हुई है। इस मामले पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले में सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सूर्यकांत ने कहा कि पिछले 9 सालों से भाजपा की सरकार है, फिर भी नंदा राजजात यात्रा नहीं कराई जा सकी। ना तो कोई महामारी है, ना युद्ध की स्थिति, ना कोरोना जैसा माहौल, फिर भी यह यात्रा क्यों नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के समय में विषम परिस्थितियों में भी यह यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होने का जिक्र किया। सूर्यकांत धस्माना ने चारधाम यात्रा के दौरान होने वाली मौतों और व्यवस्थाओं की कमी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के प्रबंधन में गंभीर खामियां हैं। कुछ यात्राएं धार्मिक बहुत प्रमुख यात्राएं हैं जिन पे पूरे देश और दुनिया की नजर रहती है, जिनके प्रति पूरे देश की और पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था रहती है। उनमें हमारे हर साल होने वाली 4 धाम यात्राएं हैं, यमुनोत्री की, गंगोत्री की, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, हमारे हेमकुंड साहिब की यात्रा है, इसी प्रकार से तुंगनाथ जी की यात्रा है, इसी प्रकार से हमारे यहाँ अर्धकुंभ जो 6 साल में हरिद्वार में होता है, इसी प्रकार से महाकुंभ जो 12 साल में होता है और 12 साल में होने वाली नंदा राजजात यात्रा, ये सारी प्रमुख यात्राएं हैं जो सरकार जिनका पूरा व्यवस्था करती है। इस बार 2026 में नंदा राजजात यात्रा होनी थी। अब नंदा राजजात यात्रा को स्थगित करने की घोषणा हो गई और उसका कारण क्या है? कोई महामारी नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, इसलिए यात्रा स्थगित की जा रही है। चलिए अगली खबर देहरादून से है, जहां विकासनगर ब्लॉक की दूरस्थ न्याय पंचायत सोरना में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सोमवार को बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 677 लाभार्थियों को विभिन्न सेवाओं का लाभ मिला। शिविर में कुल 108 शिकायतें आई, जिनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। मौके पर 12 वृद्धावस्था पेंशन, 8 दिव्यांग प्रमाण पत्र,
7 आयुष्मान कार्ड और 42 आधार कार्ड अपडेट किए गए। साथ ही वृषि योजना के तहत 65 बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को 216 सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सदैव सिंह पुंडीर, राज्य मंत्री श्याम अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने शिविर का निरीक्षण किया। बता दें, ग्रामीणों ने इस दौरान बताया कि इस तरह के शिविरों से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है और शिकायतों का तुरंत समाधान होता है। और ये ग्राम सोरना में जन की सरकार जनता द्वारा हमारा ये कलेक्शन सेंटर जो मेला क्लस्टर से कलेक्शन सेंटर का एक मुद्दा था, वो यहीं पे हमारा उसका स्थानांतरण हो गया, जो हमें पटवारी की उसकी आज्ञा लगी थी इसमें, और हम इसका मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री जन सेवा संकल्प से प्रेरित जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा जनता दर्शन कार्यक्रम आमजन की समस्याओं को जल्द और समय पर हल करने का प्रभावी मंच बनता जा रहा है। बता दें, सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में डीएम सवीन बंसल ने 158 शिकायतें सुनी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान समय पर किया जाए। इधर डीएम सवीन बंसल ने साफ कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि समयबद्ध और पारदर्शी समाधान से आमजन का शासन पर विश्वास मजबूत होगा। उत्तराखंड से अहम खबर सामने आ रही है, जहां किश्तवाड़ में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में हमारे एक और जवान शहीद हो गए। बागेश्वर जिले के कपकोट के हवलदार गजेंद्र सिंह, जो गड़िया 2 पैरा कमांडो में तैनात थे, ऑपरेशन त्राशी के दौरान शहीद हो गए। बता दें, शहीद का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव कपकोट पहुंचेगा। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि गजेंद्र सिंह ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनके इस साहस पर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। हमें भी शहीद जवान के परिवार और उत्तराखंड को यह संदेश देते हैं कि उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां उत्तराखंड की विश्व विख्यात चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें, शासन प्रशासन के साथ साथ सरकार भी यात्रा को बेहतर बनाने में जुट गई है। दर्जा राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरौला ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उन्होंने बताया कि हर साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इसी को लेकर इस बार सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और आराम से यात्रा कर सके। ज्योति प्रसाद गौरवाला ने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और ठहरने की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस वर्ष भी चारधाम यात्रा सुविधा और व्यवस्था दोनों के लिहाज से पहले से बेहतर होगी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, इस प्रकार से चारधाम यात्रा को सरकार लगातार अपनी प्रायोरिटी पर रखती है, उसके लिए लगातार बैठकों का क्रम हो, विभिन्न स्तरों पर बैठकों के क्रम को स्वयं मुख्यमंत्री जी उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हर वर्ष की भांति पिछला रिकॉर्ड हमेशा ही टूटता रहा है। यह वर्ष भी उत्तराखंड के यात्रियों की सुख सुविधाओं की दृष्टि से, उनकी संख्यात्मक दृष्टि से, उसकी गुणात्मक दृष्टि से यह साल पिछले सालों। उत्तराखंड के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड सभागार में मालिकाना हक संघर्ष समिति ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को लेकर सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनता में वन अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलाना बताया गया।
क्योंकि स्थानीय स्तर पर कानून का पालन नहीं हो रहा है। वहीं सम्मेलन में बताया गया कि अधिनियम के तहत पारंपरिक वन निवासियों को कई अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें सबसे अहम है बेदखली से सुरक्षा। वहीं समिति ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में वन विभाग द्वारा हजारों दावों को एक तरफा तरीके से खारिज किया जा रहा है, जबकि कानून के अनुसार पहले सूची प्रकाशित की जानी चाहिए और फिर समिति गठन कर दावे आमंत्रित किए जाने चाहिए। इसके विपरीत 6 से 7 हजार दावों को एक ही दिन में रद्द किया गया है। बता दें, सम्मेलन में यह भी कहा गया कि राज्य के पारंपरिक वन निवासी जैसे गुर्जर समुदाय और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग अवैध अतिक्रमणकारी बताकर हटाए जा रहे हैं। जो आज लोगों का दुख है, रामनगर के अंदर लोग अपने आप को हताश महसूस कर रहे हैं और लगातार टारगेट करके लोगों को जो है अतिक्रमणकारी बताकर हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर आज यहाँ पर मालिकाना हक संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के अध्यक्ष दुष्यंत नेमाली जी यहाँ पाए थे और उन्होंने वनाधिकार के बारे में पूरी जानकारी लोगों को दी और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हम लोगों को पता भी नहीं थी। जो जंगल में निवास करते, वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं थी। तो इस बात से निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन लोगों की जो लड़ाई। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां खबर आ रही है रुड़की से, जहां हरिद्वार पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है जब कोर्ट से सजा सुनाए गए एक अभियुक्त पुलिस सुरक्षा से फरार हो गया। बता दें, मामले में एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया है। रुड़की स्थित माननीय अपर मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट की अदालत ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत अभियुक्त को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद अभियुक्त को कोर्ट मोरीर की हिरासत में सौंपा गया था, लेकिन वही व्यक्ति फरार हो गया। घटना की जांच में लापरवाही सामने आने पर एसएसपी ने कोर्ट मोरीर महिला कांस्टेबल का निलंबित कर दिया। वहीं पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए एडिशनल एसपी सीओ रुड़की को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्हें 1 सप्ताह में रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं राहत की खबर यह है कि फरार अभियुक्त को कोतवाली गगनहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी का यह कदम साफ संदेश देता है कि किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बता दें, ये खबर रुड़की से आ रही है, जहां एक अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से फरार हो गया। बता दें, कोर्ट से सजा पाए जाने वाले अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में था, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया, जिसके बाद कोर्ट मोरीर महिला कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। इधर इस दौरान इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी सीओ रुड़की को विस्तृत जांच का भी जिम्मा दिया गया, जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट रुड़की से एक सजा याफ्ता मुलजिम जो कोर्ट में गफलत का फायदा उठा के फरार हो गया था, उसमें कोर्ट मोहर के स्तर पर कुछ हमें लैप्सेस नजर आए थे, उसमें तत्काल कोर्ट मोहर की ओर से तहरीर लेके उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो पुलिस के स्तर पर जो लापरवाही बरती गई थी उसमें तत्काल जो उक्त कोर्ट मोहर है उसको। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।